Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. So let's start today's topic, that is control. Control system in administrative organization. Till now we have covered decision making in administrative organizations and communication in organization. Now we will learn about control system in the organization. This is the most important aspect in the organization to maintain the organizational objective, organizational goal. So let's start with the topic control. So control is essential in every organization to ensure the achievement of predetermined goals, and it helps the organization in maintaining its equilibrium positions. It would set right the deviations in organizational functioning. Thus, it ensures the success of the organizations. सो कंट्रोल का जो मतलब आप समझ रहे हैं वही है, बट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए हमें कंट्रोल जरूरी है। और कंट्रोल जरूरी इसलिए है कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रीडिटरमाइंड गोल है उसको हम टाइमली पूरा कर पा रहे हैं, किस एक्सपेक्ट तक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए जो भी हमारा प्रोसीजर्स है, जो भी हमें इनिशिएटिव लेना है उसको पूरा करने के लिए, तो सबको पूरा करने के लिए हमें कंट्रोल जरूरी है। सो बेसिकली मीनिंग ऑफ द कंट्रोल इज नीडेड टू वॉच द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड टू गार्ड द अगेंस्ट पॉसिबल रिजल्ट और फेलियर। देखिए कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल बेसिकली होता है वॉच करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना। किसका मॉनिटर करना है? रिजल्ट का। जिस पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, क्या वो पर्पज ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली उसको क्या करना, वॉच करना, मॉनिटर करना। तो वही हमारा क्या होता है, कंट्रोल कहा जाता है। देखिए जो कंट्रोल एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें बेसिकली मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड डिफरेंट डिफिनेशन बाय द स्कॉलर पढ़ेंगे, फॉलोड बाय स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ द कंट्रोल, देन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल एंड थोड़े सम थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द कंट्रोल। उसके बाद हमारा कंट्रोल चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। तो जैसा कि हमने कंट्रोल का मीनिंग समझ लिया है, कंट्रोल बेसिकली क्या है, मॉनिटर करना, वॉच करना, किसको, रिजल्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मॉनिटर करना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस गोल के लिए बनाया है वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किस लिए जरूरी है कंट्रोल करना? कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपना डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या करें, गाइड कर सके, उसको सपोर्ट कर सके, असिस्ट कर सके, टाइमली क्या कर सके, करेक्ट कर सके, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज को टाइमली फुलफिल कर सके। सो हियर आर द सम डिफिनेशन बाय द स्कॉलर। बेसिकली मीनिंग ऑफ कंट्रोल के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने अपने व्यूज दिए हैं, और बेसिकली ये हम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। सो हेनरी फ्योल देखिए क्या बोलते हैं, हेनरी फ्योल बोलते हैं कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर इन कंफॉर्मिटी विद द प्लान्स एडॉप्टेड, इंस्ट्रक्शन इशूड एंड प्रिंसिपल स्टेबलाइज्ड। देखिए हेनरी फ्योल का कहने का मतलब, देखिए स्टेटमेंट वगैरह आप लोग को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किसका स्टेटमेंट। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइन उठा देगा और 4 अलग अलग स्कॉलर के नाम दे देंगे, पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है। तो ऐसे में क्या है कि इसमें आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, मतलब 2-4 बार स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि देखिए कंट्रोल का मतलब तो सब एक ही है जो है, बट जो स्कॉलर्स है उन्होंने अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग वर्ड से क्या किए हैं, उसको डिस्क्राइब किए हैं। तो देखिए हेनरी फ्योल जी ने का कहने का मतलब है कि कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल बेसिकली कंसिस्ट करता है किसको, कि जो हमने प्लान सेट किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो हमने प्रिंसिपल और जो हमने इंस्ट्रक्शन इशूड किए थे, जो प्लान बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमारा क्या है, कंट्रोल जरूरी है। नाउ सी द न्यूमैन एंड समर क्या बोले हैं, बेसिकली ये सब स्कॉलर्स है। देखिए न्यूमैन एंड समर ने बोला है कि द एम ऑफ कंट्रोल इज टू एश्योर दैट द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस कंफर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल टू स्टेबलाइज्ड गोल। देखिए न्यूमैन का कहने का मतलब है कि कंट्रोल इसलिए जरूरी है, मतलब कंट्रोल का मेन एम है, फोकस है कि जो हमारा रिजल्ट है, ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सही से, जितना पॉसिबल मतलब एक्सपेक्ट किया गया था, कि जितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट मतलब कि बनाया गया था, कि उम्मीद किया गया था कि इतना रिजल्ट हमारा होना चाहिए, वो उतना पॉसिबली रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या है, एक कंट्रोल जरूरी है। नाउ सी व्हाट पीटर ड्रकर से,
कंट्रोल मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द इन्स एंड मीन एंड आउटपुट्स एंड इफर्ट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इस पर आप लोग फोकस करिए, मे भी आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल जो स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली वही आते हैं। तो इसको देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको आप लोग मार्क करके लिख लीजिएगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड बहुत बार आपको देखा होगा, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे दो वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, मीन्स एंड इंड। मीन्स एंड इंड ये बहुत वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बेसिकली इसका आप लोग मतलब पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मीन्स का बेसिकली मतलब होता है मेथड्स, मेथड्स, टूल। देखिए हमने क्या मेथड्स क्या टूल अप्लाई किए हैं मतलब रिजल्ट को पाने के लिए, तो वही होता है हमारा मीन्स। वेयर एज इंस क्या होता है, इंस होता है हमारा रिजल्ट, गोल। तो इसको अगर आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो मीन्स क्या बताता है, हाउ। बेसिकली ये स्ट्रेटजी को बताता है, हाउ मतलब कैसे होगा। एंड इंस क्या बताता है, व्हाट क्या, मतलब आउटपुट, क्या आउटपुट रहा, व्हाट को रिप्रेजेंट करता है इंस। एंड मीन क्या करेगा, हाउ को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे, मीन्स मेथड्स, प्लान, टूल्स, इस सब को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली पीटर ड्रकर ने कंट्रोल के रिगार्डिंग में बताया कि कंट्रोल मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड इंड, मतलब कैसे और क्या मिला उसके बीच हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेट किया था जिस पर्पज के लिए, उतना आउटपुट मिल रहा है, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। इसीलिए हमारा कंट्रोल क्या है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, मतलब जितना हमने सोचा था, जो प्लान किया था, उतना आउटपुट उतना मिल रहा है, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो बेसिकली यही, इसीलिए कंट्रोल हमारा क्या है, जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिए एक एक से, एक एक करके सबका जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब कि कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या क्या है, बेसिकली उसको बताया गया है। सो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप आर बेसिक एलिमेंट्स। देखिए जो हमारा मोहित भट्टाचार्य की बुक में प्रोसेस बेसिकली 3 प्रोसेस को बताया गया है, बट एम लक्ष्मीकांत बुक में चार स्टेप, 4 स्टेप बताया गया है। तो बेसिकली देखिए जो हमारा पहला प्रोसेस स्टेप्स है वो है स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब कि एक स्टैंडर्ड को, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करना। एंड सेकंड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एंड देन थर्ड है कंपैरिजन। एंड फोर्थ है करेक्टिव एक्शन। तो देखिए जो हमारा मोहित भट्टाचार्य में तो करेक्टिव एक्शन तो है ही, और कंपैरिजन भी है। जो सेकंड वाला यहाँ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उनको वहाँ पे एक ही में कर दिया है, दोनों एक ही में कर दिया है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विद कंपैरिजन बेसिस पे। तो इसमें ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बट आप लोगों को कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा कि कितने स्टेप है, बस ये पूछे 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसा नहीं पूछेगा। बेसिकली क्या होगा, नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा इनमें से कौन एक नहीं है स्टेप कंट्रोल के, ऐसा इस टाइप का बनेगा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बताता हूँ आप लोग थोड़ा पीवाई क्यूज वगैरह सॉल्व किया करो। पीवाई क्यूज सॉल्व करने से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप में कैसा क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए जो कंट्रोल का प्रोसेस है बेसिकली यहाँ पे हम 4 स्टेप में समझेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड आउटपुट आप बना देंगे कि इतना हमारे आउटपुट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड में अगर आप समझे तो मान लीजिए आपने कोई शॉप खोला, मान लीजिए आपने पेन बनाने का शॉप खोला, तो आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मतलब जो शॉप बनाने की प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें हम डेली पर डे 100 पेन का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो 100 आपने अगर एक चीज़ सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 100 होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो जहाँ एम्प्लॉय होंगे उस 100 स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, फुलफिलमेंट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोल सिस्टम हुआ। कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ, हमने सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर दिया। सो देखिए क्या है, स्टैंडर्ड्स, स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। द कंट्रोल प्रोसेस begin with the setting up standards of performance. It involves the stating of expected result. देखिए it involves the stating of expected result, मतलब कि आपको पहले से कोई रिजल्ट एक एक्सपेक्ट करके उसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। रिजल्ट इन क्लियर टर्म्स एंड इन्फॉर्मिंग द सेम टू द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को बताना पड़ेगा कि हमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें 100 पेन प्रोड्यूस करना है पर डे। तो उसको आपको क्या, पहले तो एक आपने प्री डिटरमाइंड गोल सेट कर लिया, मतलब कि स्टैंडर्ड सेट कर लिया, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर में जितने हैं एम्प्लॉय, उनको क्या किया, बता दिया स्टैंडर्ड कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, मनी एंड टाइम्स। देखिए अब जो हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि हमको 10
पेन्स क्या करना है, प्रोड्यूस करने हैं, प्रोडक्शन करने हैं, बट हमको उसमें क्या सेट करेंगे, क्वांटिटी सेट करेंगे, क्वालिटी सेट करेंगे, मनी सेट करेंगे और टाइम सेट करेंगे कि इतने में, क्योंकि देखिए अब सब कुछ तो रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं हमने बोल दिया 10 सेट करना है तो 10 बना दिए, क्वालिटी कैसा भी हो, कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, ऐसा नहीं है। हमने तो टाइम तो सेट कर दिया था एक दिन में और क्वांटिटी भी सेट कर दिया एक दिन में, बट अब रही बात क्वालिटी एंड मनी क्या है, तो अब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए क्वालिटी और मनी भी सेट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या हुआ, देखिए अब क्या है, बेसिकली सब जो कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, पहला प्रोसेस में हमने पढ़ दिया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करना, स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए अब हमने तो स्टैंडर्ड बता दिया सेट करके, अब वो स्टैंडर्ड क्या है कि डिफाइन स्टैंडर्ड में हमारा काम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, जो परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए देखिए सब एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, मैं जो बता रहा हूँ उतना अगर आपको ध्यान है तो उतना काफ़ी है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देखिए, और क्या है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडिविजुअल का आउटपुट कितना है, ग्रुप का आउटपुट कितना है और इम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, सब के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया 100 करना है तो उसमें 100 में ग्रुप का क्या इफर्ट है, ग्रुप इंडिविजुअल का क्या इफर्ट है, इस सबसे आपको क्या होगा पर इवेल्युएट करने के लिए इजी पड़ जाएगा। सो देखिए आफ्टर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर लेट, देखिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने लेट कर दिया, द नेक्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस वुड बी द अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अप्रेजल परफॉर्मेंस मतलब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको आप अप्रेजल कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इन द यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर लेड। It must be intelligible, accurate, reliable, and objective. It is based on the necessary information which is collected about the performance particulars. देखिए जो मैंने अभी आपको बताया बेसिकली वही मतलब है इसका। नाउ सी द थर्ड स्टेप में अब क्या है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, कंपेरिजन। अब कंपेरिजन करना है, मतलब बेसिकली क्या कंपेरिजन करना है। अब देखिए कंपेरिजन हमारा थर्ड में है कि आपने बोला था कि हमें 100 करना है विद द दिस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी विद इन दिस वैल्यू मनी ऑफ वैल्यू एंड विद इन दिस टाइम पीरियड। आपने इतने क्या किया था, इतने अपने क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि क्वांटिटी कर दिया था, क्वांटिटी सेट किया था, टाइम सेट किया था और मनी वैल्यू सेट किया था एंड क्वालिटी सेट किया था। इतने पैरामीटर आपने सेट कर दिया था। अब इस जो हमारा आउटपुट हुआ है उसको क्या करेंगे, इस पैरामीटर से कंपेरिजन करेंगे कि क्या ये सारे पैरामीटर फॉलो कर रहा है और किस लेवल तक फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा हुआ कंपेरिजन। So the third step in the control process is the comparison of actual performance with the stabilized standard. This is necessary to find out the extent, nature, causes and consequences of deviations. The reason for deviations could be procedural, personal, structural, financial, external and so on. देखिए अब कंपेरिजन क्यों जरूरी है, कंपेरिजन इसलिए भी जरूरी है कि हम देखेंगे कि एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितना डेविएट है, किससे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितना डेविएट है, और उसका हम कॉज रीजन सब पढ़ेंगे कि क्यों डेविएट है। क्या टाइम की वजह से डेविएशन हुआ, क्या मनी की वजह से डेविएशन हुआ, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ डेविएशन हुआ, या हमारे जो एम्प्लॉय है उनके पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से डेविएशन हुआ। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे और इनको क्या करेंगे, टाइमली करेक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह हमारा क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रन करता है अच्छे से। ये सब चीज़ें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले ही क्या हुआ, रिसर्च हुए और ये सब क्या हुए, जनरलाइज हुए और उनको हमारा प्रैक्टिकल में ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिकल में आ चुके हैं। इन बेस पे ऑर्गेनाइजेशन हमारा चलता है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करता है और अपना जो कैपिटल गेन करता है। बट इसको हम अभी पढ़ रहे हैं और क्या हुआ, बहुत पहले ये सब चीज़ें आ रखे हैं, प्रैक्टिकल में हो रखे हैं और अभी चल रहे हैं। इन्हीं बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन अब चल रहा है सभी। नाउ लास्ट स्टेप देखिए, हमने कंपैरिजन कर लिया। अब देखिए अब करेक्टिव एक्शन करेंगे। वही बेसिकली जो मैंने बताया कि कंपैरिजन करने के बाद हमें आपको पता लग गया कि इतना डेविएशन हो रहा है, अगर उतना डेविएशन हो रहा है किस लिए हो रहा है, सब चीज़ हमने काज एंड फैक्ट्स को फाइंड कर लिया। तो उसको क्या करेंगे, हम टाइमली करेक्ट कर देंगे, सही करेंगे। तो हमारा यही क्या हुआ, लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल हुआ, प्रोसेस हुआ कंट्रोल का। तो करेक्शन एक्शन क्या है, द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टेकिंग द अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस बाय द मैनेजमेंट। By this, the management ensure that the deviation do not occur again in the and actual operation conform the stabilized standards. देखिए और ये सब चीजें करता कौन है, बेसिकली सब मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजर का फंक्शन है। For control to be effective, it must be objective, timely, flexible, simple, minimal, suitable,
प्रॉम्प्ट, फॉरवर्ड लुकिंग, इंटेलिजिबल, इकोनॉमिकल एंड सेलेक्टिव। देखिए क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए इतना सब जरूरी है। So we have seen the basic elements of the control process. Now we will see the techniques of control. There are various techniques to control the organizational setting, organizational goals. So see the techniques. The various techniques, methods or devices of control are explained below. देखिए अब जो वेरियस मेथड्स है और क्या क्या डिवाइसेस है कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के को, उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो पहला जो हमारा टेक्निक्स है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। देखिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन, देखिए बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप फिजिकली जा रहे हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, प्रोडक्शन लेवल को सब कुछ चीजें देख रहे हो, पर्सनली जाके ऑब्जर्व कर रहे हो और क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी कॉज एरर फाइंड कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो टाइमली एक्यूरेट करेक्ट करवा रहे हो। तो ये सब चीजें क्या हुआ, बेसिकली टेक्निक्स हुए करेक्ट करने के। अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा गलतियां कर रही है, प्रोडक्शन में कमी कर रही है, लैकिंग हो रही है, सबको आपने पर्सनली देखा, देख के क्या किया, करेक्ट किया। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हो गए, किसके, कंट्रोल करने के टेक्निक्स हो गए। तो इस टेक्निक को क्या नाम दिया गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स नाम दिया गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक्स है। देखिए दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ कंट्रोल। अंडर दिस द सुपरवाइजर पर्सनली observe the operation at the workplace and apply correction wherever the need arises. However, it is a टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस। देखिए अब इसका बेसिकली इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया कि जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए अब सही बात टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई कंपनी है, कंपनी तो छोटा होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा, वहाँ सुपरवाइजर जाएगा, पर्सनली ऑब्जर्व करेगा पूरा दिन भर की कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसको क्या करेगा, एरर फैक्ट फाइंड करेगा, फिर उसको करेक्ट करेगा। तो ऐसे क्या होगा, बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये ओल्डेस्ट मेथड है। सेकेंड वन इज ए कंट्रोल रिपोर्ट। सेकेंड वन है देखिए कंट्रोल रिपोर्ट। देखिए जो कंट्रोल रिपोर्ट से क्या होता है कि बेसिकली देखिए कंट्रोल रिपोर्ट बेसिकली क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या होगा, बनेगा। कोई रिपोर्ट मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है या उसका मतलब जो गोल है वो कितना वो प्रोडक्शन किया है, बेसिकली उसका क्या होगा, एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट बनेगा। उसका क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिपोर्ट पहले से बनेगा और उसी पे क्या होगा, हमारा कंट्रोल प्रोसेस चलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिपोर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी टेक्निक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का। सो देखिए द स्टैटिकल कंट्रोल रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। देखिए वही बोला ना कि इसको क्वांटिटेटिव टर्म में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा, क्या मेजर करने के लिए, जो हमारा वेरिएशन होगा स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड वैल्यू से जो भी वेरिएशन होगा। मोर ओवर द स्पेशल कंट्रोल रिपोर्ट आर यूज टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। देखिए बेसिकली हाँ यही है कि पहले से क्या होगा, एक कंट्रोल रिपोर्ट, स्टैंडर्ड कंट्रोल रिपोर्ट बना जाएगा और फिर हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है उसका हम एक क्वांटिटेटिव टर्म में क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और बेसिकली उसको कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रिपोर्ट से। तो ये हमारा क्या हुआ, कंट्रोल रिपोर्ट मेथड हुआ। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, देखिए यहाँ पे टर्म जो एक्सेप्शन यूज हुआ है ये बहुत ही जरूरी है। देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको और बोलते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इसमें देखिए इस मेथड में क्या होगा, ओनली एक्सेप्शनल डेविएशन क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा करेक्टिव एक्शन के लिए। सारा देखिए सारा डेविएशन नहीं, ओनली एक्सेप्शनल कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे, क्या होगा, उन्हीं का जो डेविएशन होगा उसी को हम टॉप मैनेजमेंट पर रिपोर्ट करेंगे, किसके लिए, करेक्शन के लिए, टाइमली उसको करेक्ट किया जा सके। तो हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इससे बेसिकली टाइम सेविंग है। इसमें क्या होगा कि हम सारा गो थ्रू नहीं जाएंगे, बट एक जो क्रिटिकल वैल्यू होंगे, कुछ ऐसे लगेगा कि हमें ये चीजें रिपोर्ट करना चाहिए, इसका हमें क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, उन्हीं बेसिकली उन्हीं क्रिटिकल वैल्यू को क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे और उसी को रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट को। तो इससे क्या हुआ, टाइम सेविंग हो गया, टाइम सेव हो गया। और बेसिकली इस मेथड को जो टेलर जी है अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड में बताया है। सो सी management by exception, MBE. Under this technique only the exceptional deviations are reported to the top management for necessary corrective actions. It is also known as a control by exceptions. It is a time saving device and also identifies critical problems. Taylor suggested these techniques of control under scientific management. Now fourth, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो MBO आपको बहुत जगह मिलेगा। सो देखिए जो MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
मेथड्स है, बेसिकली इसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म इंट्रोड्यूस किया था पीटर ड्रकर के द्वारा, पीटर ड्रकर, तो देखिए इसको पूछता भी है कभी कभी, एमबीओ किसके द्वारा किया है, पीटर ड्रकर को द्वारा, थ्रू हिज फेमस बुक। देखिए, दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर ड्रकर थ्रू हिज फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन 1954। देखिए, जो पीटर ड्रकर का बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इस एक प्रकार का टेक्निक है, स्ट्रेटेजिक टेक्निक है, स्ट्रेटेजिक टेक्निक है, प्लान है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल का गोल सेटिंग करने के लिए। और इसमें क्या होगा, आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ, इसमें होगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर होंगे, बेसिकली मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट से लेके सुपरवाइजर जो भी होंगे, सभी लोग का क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग होगा, और ज्वाइंट सीटिंग होगा और सब लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल सेट करेंगे, उसका रिजल्ट सेट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसी को क्या करेंगे, फुलफिलमेंट करने के लिए अपना इफर्ट्स करेंगे। तो यही होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करेगा मैनेजमेंट और उसी को क्या करेंगे, फुलफिलमेंट करेंगे। तो इसमें दो टर्म बहुत ही मतलब दो चीजें याद रखने को है, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था, उनके फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें क्या होता है, हमारा मैनेजर और जो भी सबऑर्डिनेट सुपेरियर होंगे उनका ज्वाइंट सीटिंग होगा, और ज्वाइंट सीटिंग में क्या करेंगे, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सेट करेंगे। यही हमारा होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सी, in the word of George Ordiner, the system of management by objective can be described as a process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identifies common goal, define each individual's major area of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as a guides for operating the unit and assessing the कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। देखिए, और इसमें क्या होगा, ओनली रिजल्ट भी नहीं, रिजल्ट के अलावा क्या करेंगे, ईच एंड इंडिविजुअल मेंबर्स का क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट करेंगे, किस चीज के लिए, वो रिजल्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो इससे देखिए आप लोग क्या पता चला कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग होगा सभी मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सभी लोग क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे और सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे उस गोल को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा हुआ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हुआ, बेसिकली कंट्रोल टेक्निक्स है। नाउ फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये मैनेजर को हेल्प करता है किसमें, डिसीजन लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कुछ कोई भी प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने में। तो क्या है, बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है। इसमें अपना मैनेजर क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डिसीजन को क्या करेगा, प्लान करेगा। तो दिस टेक्निक हेल्प्स द मैनेजर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट असिस्ट इन रिव्यूइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिवाइजिंग corrective actions. Hence it enable the managers to have a better control over the operations. Now 6, मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए, अब ये भी ऑडिट, मैनेजमेंट के द्वारा जो ऑडिट होता है वो भी बेसिकली क्या है, टेक्निक्स है कंट्रोल का। देखिए, जो मैनेजमेंट ऑडिट को और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल ऑडिट भी बोलते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें हर एक डिपार्टमेंट के हर एक लेवल के मैनेजमेंट का क्या होगा, उनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगा उसका ऑडिट होगा और टाइमली उनको क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। तो यही क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। सी, इट इज अ सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स through improvement in the performance of the management functions. It also called the operational audit. नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पीईआरटी। देखिए, बहुत ही एग्जाम में पूछेगा पीईआरटी टेक्निक्स क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। सो देखिए, ये पीईआरटी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए, जो ये मेथड है, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन द 1950s बाई बूज, एलन एंड हैमिल्टन। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पीईआरटी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स 1915 में बाई बूज, एलन एंड हैमिल्टन के द्वारा क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली ये भी कंट्रोल मेथड है। इसमें क्या होगा, देखिए, कोई भी जो प्लान होगा उसको बेसिकली क्या डायग्रामेटिक एक चार्ट पे क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। उसमें क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ किया जाएगा कि शुरू से लेके अंत तक क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्या होगा, एक डायग्रामेटिक चार्ट पे ड्रॉ किया जाएगा। तो यही क्या होता है, हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होता है। सो सी,
It is used in designing, planning, and controlling projects. It is a diagrammatic representation of the sequential relationship among the tasks which must be completed to accomplish the project. देखिए वही मैंने जो बताया बेसिकली, अगर आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको एक कोई भी फेस्टिवल म्यूजिक मान लीजिए म्यूजिक सेलिब्रेशन प्लान करना है, तो उसके आप लोग क्या करेंगे, पहले तो चार्ट पे उसको ड्रा करेंगे कि हमारा वेन्यू कहाँ होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या क्या उसमें फंक्शंस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो आप पहले से ड्रॉ करोगे और अकॉर्डिंगली उस डायग्रामेटिक चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग एक एक टास्क को पूरा करोगे। तो यही बेसिकली क्या हुआ, हमारा कंट्रोल सिस्टम हुआ, PERT, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स हुआ। नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो भी क्या है, PERT, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के ही जैसा है, बट इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करेंगे, बट इसमें क्या होगा, ओनली क्रिटिकल चीजें, मतलब जो लगेगा हमें एक टास्क क्रिटिकल है बेसिकली उसी को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसी को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इससे हमारा क्या हुआ, बेसिकली कॉस्ट डायमेंशन हुआ हमारा, इससे कॉस्ट बचा, क्योंकि हम सभी चीजें उसमें नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सभी चीजों को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ओनली क्रिटिकल चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। और वेयर एज PERT में क्या होता था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग को क्या करते थे, मॉनिटर करते थे। बेसिकली वो क्या हुआ, टाइम डायमेंशन था, उसमें टाइम ज्यादा लगता था। तो ये सब चीजें हुआ। देखिए लाइक PERT, इट इज आल्सो यूज इन डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट, बट इन दिस एक्टिविटीज विच आर मोस्ट क्रिटिकल टू द completion of the project are identified. Moreover, it is concerned more with the cost dimension of the project completion, while PERT is more concerned with the time dimension. देखिए यहाँ पे दो वर्ड आएगा, टाइम डायमेंशन। PERT हमारा क्या है, टाइम डायमेंशन है, और क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा टाइम कॉस्ट डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें हम क्रिटिकल चीजों को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, और उसमें PERT में क्या था, सभी चीज, ईच एंड एवरीथिंग को क्या करते थे, इवेल्युएट करते थे, इसलिए वो क्या हुआ, टाइम डायमेंशन में हुआ। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम होता है, अगर आप लोग कभी मान लीजिए जो वर्किंग होंगे उनको पता होगा, अगर और नहीं जो पढ़ रहे हो आगे चल के अगर जॉब वॉब करेंगे तो पता उनको चल जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एक कंट्रोल मेथड है। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है, मतलब इसमें इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल होगा या तो ग्रुप होगा, बेसिकली इंडिविजुअल का किया जाता है, तो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, अप्रेजल किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि वो जो स्टैंडर्ड सेट था उतना वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है बंदा, मतलब जो भी इंप्लॉय होगा। और ये बहुत जरूरी होता है कि उसका प्रमोशन के लिए उसको आगे प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसको क्या कमियां है उसको सही कर किया जाए, करेक्ट किया जाए, इस सब चीजों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस किससे कंपेरिजन में, स्टैंडर्ड आउटपुट के कंपेरिजन में क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में क्या किया जाएगा, सब लोग रिपोर्ट लिखा जाएगा। तो बेसिकली जब उसका प्रमोशन का टाइम आएगा तो सब चीजें बहुत मैटर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। So under this, a periodical information about actual work performed by a member of the organization is collected and analyzed to verify whether his performance is going along the stabilized standards. Apart from adopting corrective measures, it is also entail the promotion of good personal practices to motivate the members. देखिए वही मैं बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल उसको करेक्ट करने के साथ साथ उसको प्रमोशन के लिए भी जरूरी होता है कि उसको प्रमोशन दिया जाए नहीं दिया जाए, सब चीज बहुत मैटर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ लास्ट टेक्निक देखिए, लास्ट कंट्रोल टेक्निक हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल। अब देखिए बजटरी कंट्रोल करके भी हम एक बजटरी लिमिट सेट करके भी क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाएगा। सो सी दिस टेक्निक यूजेस बजट एज अ मींस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। देखिए बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा उसको बेसिकली कंपेयर करेंगे बजट के हिसाब से कि क्या बजट सेट किया था उस बजट के अकॉर्डिंग हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यही हमारा क्या हुआ, बजटरी कंट्रोल हुआ। और यहाँ पे बजट कंट्रोल क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बजट कंट्रोल है, जैसे कि जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। बेसिकली जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसको आपको ये PBBS ये सब, जीरो बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अभी के लिए बजटिंग कंट्रोल के लिए समझिए, जो हमारा आउटपुट होगा उसको बेसिकली जो हमारा बजट होगा, सैंक्शन होगा, उसके सापेक्ष में हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो हमारा क्या हुआ है, बजटरी कंट्रोल हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 टेक्निक्स देखे कंट्रोल के। अब चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन में जो हमारे मतलब कि जो प्रिंसिपल्स थे, कुछ थिंकर थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्रोल को लेके, उसको पढ़ेंगे।
देखिए, जो हम थ्योरेटिकल कंट्रोल में हमारा पहला कंट्रोल जो है, जो क्लासिकल थिंकर ने क्या अपना व्यूज दिया है कंट्रोल को लेके ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्लासिकल थिंकर हमारे जैसे देखिए लाइक टेलर, फेयोल, गुल्लिक, उर्विक, वेबर, ये सब हमारे क्लासिकल थिंकर है। तो इन लोगों ने बताया कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो बेसिकली क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइज करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन पे। देखिए, लोग क्लासिकल थिंकर है तो लोग क्या करते हैं, हियरार्किकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करते हैं, जोर देते हैं कि हियरार्की लेवल होता है, तो हमारा जो टॉप पे बॉस होगा वो उसके पास से कंट्रोल करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, और वही ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। बेसिकली वो कंट्रोल क्या हो सकता है, कोर्सिव होगा, फोर्सफुली कंट्रोल करे, पुनिटिव करे, स्टैटिक करे, और उनका कंट्रोल का रिजिड नेचर होना चाहिए। तो ये बातें क्लासिकल थिंकर ने क्या किया है, जोड़ दिया है। सी क्लासिकल थिंकर लाइक टेलर, फेयर, गुल्लिक, उर्विक, वेबर एंड अदर्स advocated that control in the organization should be concentrated at the top level. Further, they assume that people in the organization dislike works and tend to irresponsible. और देखिए, लोग क्लासिकल थिंकर का क्या ओपिनियन था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, इंप्लॉई होते हैं, वो क्या करते हैं, काम को डिसलाइक करते हैं और वो क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा टॉप मैनेजर क्या होगा, इस चीज को ध्यान रखे और कोर्सिव फोर्सफुली क्या करे, एफिशिएंसी के लिए उनको क्या करे, जोर करे, काम करवाए, कंट्रोल करे। इस सब चीजों पे क्या करते हैं हमारे क्लासिकल थिंकर, फोकस करते थे। सेकंड देखिए, एमपी फॉलेट जी का क्या है ओपिनियन। एमपी फॉलेट जी, मैरी पॉकर फॉलेट, अनलाइक क्लासिकल थिंकर, फॉलेट गिव इंपॉर्टेंस टू सिचुएशनल फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सी एडवोकेटेड फैक्ट कंट्रोल रेदर देन मैन कंट्रोल। देखिए, जो हमारे क्लासिकल थिंकर, तो उन्होंने मैन कंट्रोल पे फोकस किया है, और हमारे एमपी फॉलेट जी ने क्या बोले, उन्होंने फैक्ट कंट्रोल रेदर देन मैन कंट्रोल के लिए बोला है। एज फैक्ट वरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। फर्दर सी फेल्ट दैट कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्लूरिस्टिक एंड कम्युलेटिव एज कम्प्लेक्स सिचुएशंस डू नॉट फैसिलिटेट सेंटर कंट्रोल। देखिए, सिंपल में अगर आपको बताए तो क्लासिकल थिंकर ने लोग बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन को कंट्रोल करना चाहिए, बट हमारे एमपी फॉलेट जी ने बताया कि नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को कंट्रोल करो, क्या सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग क्या फैक्ट्स होने चाहिए, बेसिकली उसको कंट्रोल करो, मैन कंट्रोल नहीं करो। देखिए, हमारा जो थर्ड थ्योरेटिकल बेसिस है वो है हमारा बिहेवियरलिस्ट का क्या ओपिनियन है। तो हमारे जो बिहेवियरलिस्ट है, देखिए, इल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, डॉगलस मैकग्रेगर, फ्रांसिस लिकर्ट एंड क्रिस एर्गिस, ये सब क्या है, बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स है। तो इनका क्या ओपिनियन था, इन्होंने पहले तो जो क्लासिकल थिंकर के ओपिनियन थे उनको क्या किया, रिजेक्ट किया, वो इन पे विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने जो एमपी फॉलेट का टेक्निक्स था कंट्रोल का, कि फैक्ट्स कंट्रोल करना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको इन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज किया, और उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्स कंट्रोल होना चाहिए, और पीपुल क्या होते हैं, उन्होंने जोर दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारा वहाँ क्लासिकल थिंकर क्या बोले थे, वो बोले थे कि वो काम को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, डिसलाइक करते हैं। बट बिहेवियरिस्ट बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्या होते हैं, काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक करते हैं, और इस हिसाब से उनको क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, एंड रिवार्डिंग होते हैं, नॉन पुनिटिव होते हैं, नॉन डायरेक्टिव होते हैं, एंड वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, एंड इन ब्रीफ दे बिलीव्ड इन फैक्ट कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एंड प्लूरिस्टिक कंट्रोल। तो ओवरऑल ये मतलब है कि इनका बताया गया जो बिहेवियरिस्ट का भी ओपिनियन था कि फैक्ट को कंट्रोल करना चाहिए, न कि मैन कंट्रोल होना चाहिए। सो लास्ट वन देखिए, जो कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू अमिताई इरजानी के द्वारा क्या बोला गया है। देखिए, He classified the means of control applied by an organizational into 3 analytical category। देखिए, जो अमिताई इरजानी ने कंट्रोल को लेके बताया कि जो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, बेसिकली 3 प्रकार के बताया इन्होंने। कौन कौन से, फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल मटेरियल कंट्रोल एंड सिंबॉलिक कंट्रोल। तो देखिए, जो फिजिकल कंट्रोल उन्होंने बताया था बेसिकली क्या होना चाहिए, कोर्सिव नेचर होगा, मतलब कि उसमें क्या फिजिकल चीजें देना चाहिए, कि जैसे कि लॉक सिस्टम कर दो, इस सब बेसिस पे, जैसे कि कोर्सिव पावर होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल एक मैं देता हूँ, ए प्रिजन सिस्टम यूज फिजिकल लॉक्स, गार्ड एंड द थ्रेट ऑफ फर्दर पनिशमेंट टू फोर्स इनमेट्स टू कंप्लाई द रूल। देखिए, यहाँ पे सिंपल मतलब है, अगर फिजिकल कंट्रोल का मतलब उसको फिजिकल डर हो, थ्रेट हो, किसी चीज का फिजिकली थ्रेट देके अगर कंट्रोल किया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो हमारा क्या हुआ, फिजिकल कंट्रोल हुआ। वही मटेरियल कंट्रोल में अगर आपको देखिए, मटेरियल कंट्रोल मतलब कि आप रिवार्ड दे रहे हो, सैलरी, बोनस से सब के द्वारा अगर कंट्रोल कर रहे हो तो हमारा मटेरियल कंट्रोल हुआ। एंड लास्ट वन सिंबॉलिक होगा। सिंबॉलिक देखिए, जो हमारा सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कंट्रोल आर अप्लाइड यूजिंग सिंबल्स टू जनरेट कमिटमेंट, दीज आर रिफर्ड टू एज ए नॉर्मेटिव पावर। The symbols can be categorized into 2 types, that is normative symbol
means examples include prestige and esteem, and other one is a social symbol, that is examples include love and acceptance. देखिए बेसिकली ये सब क्या होता है, सिंबॉलिक, अगर आपको कहीं मतलब स्टीम ने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब चीजें दे रहे हो, लव एंड एक्सेप्टेंस, इस सब चीजों के द्वारा आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो हमारा हो गया सिंबॉलिक कंट्रोल। तो देखिए जो हमारा आज का टॉपिक रहा है कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा टॉपिक है, तो इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इससे रिलेटेड एमसीक्यू ट्राई कीजिए। थैंक यू।